दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का प्रीमियर फाइनली आ गया है और सच कहूँ तो इतना लंबा वेट करने के बाद भी एपिसोड 1 ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। यहाँ पहले ही एपिसोड से शो ने क्लियर कर दिया है कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स अब और भी ज्यादा डेंजरस, ब्रूटल और इमोशनल होने वाला है। वहीं इस बार सिर्फ थ्रोन की फाइट नहीं चल रही, बल्कि हर तरफ पर्सनल रिवेंज, बिट्रेयल और लॉस देखने को मिल रहा है। और फिर एपिसोड के एंड तक आते आते एक ऐसी डेथ होती है जो पूरे सीजन का डायरेक्शन ही चेंज कर देगी। तो यहाँ एपिसोड की शुरुआत किंग्स लैंडिंग या किसी पॉलिटिकल मीटिंग से नहीं होती, इसके बजाय हम यहाँ रैना टारगेरियन को देखते हैं जो एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रही है जिसे लगभग नामुमकिन माना जाता था। और यहाँ वो सीप स्टीलर नाम के वाइल्ड ड्रैगन को क्लेम करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है जो टारगेरियंस के कंट्रोल में पला बड़ा हो, बल्कि सीप स्टीलर पूरी तरह से जंगली है और किसी की बात नहीं मानता। वैसे हर बार जब रैना उसके पास जाने की कोशिश करती है तो ऐसा लगता है जैसे मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो, लेकिन रैना यहाँ हार नहीं मानती। उसकी हिम्मत देखने लायक होती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही ये भी समझ आ जाता है कि अगर वो सक्सेसफुल भी हो गई तो इस ड्रैगन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ नैरो सी के पार एगोन और लैरिस अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, जहां दोनों को लगता है कि वो वेस्टेरोस के वार से दूर निकल आए हैं और शायद अब सेफ है। लेकिन यहाँ उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि रेनेरा के लॉयल सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और कुछ ही पलों में उनकी एग्जीक्यूशन होने वाली होती है। तो इसी वक्त एगोन अपनी असली पहचान रिवील करता है और जैसे ही सोल्जर्स को पता चलता है कि उनके सामने खुद किंग एगोन खड़ा है तो यहाँ सब कुछ बदल जाता है और अब वो एक भगोड़ा नहीं बल्कि एक बहुत वैल्यूएबल प्रिजनर बन चुका है। क्योंकि दोस्तों, एक किंग की वैल्यू जिंदा होने में ज्यादा होती है और इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं फिर किंग्स लैंडिंग में ग्रीन फैक्शन की सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है, जहां एलिसेंट आंसर्स ढूंढने आती है, लेकिन उसे जो देखने को मिलता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सीरियस है। यहाँ किंगडम टूट रहा है, एगोन गायब है और वार हर दिन और ज्यादा कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है। लेकिन यहीं पर उसकी मुलाकात एमंड से होती है। यहाँ एमंड पहले से भी ज्यादा कोल्ड, रूथलेस और डेंजरस लग रहा है। तभी एलिसेंट उससे कहती है कि अगर वॉर खत्म करनी है तो डेमन टारगेरियन को खत्म करना होगा। और दोस्तों, सरप्राइजिंगली एमंड इस बात से एग्री कर लेता है। लेकिन फिर इस कन्वर्सेशन का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा उसके बाद आता है, जहां एमंड का बिहेवियर अपनी माँ के साथ भी नॉर्मल नहीं लगता। जहां वो एक अजीब और अनकंफर्टेबल गेस्चर करता है और फिर प्रॉमिस करता है कि वो डेमन का सर लेकर वापस आएगा। दोस्तों, ये एक सिंपल प्रॉमिस कम और एक ऑब्सेशन ज्यादा लगता है। या ऐसा महसूस होता है कि एमंड अब सिर्फ वॉर नहीं लड़ रहा बल्कि खुद को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इसी बीच डेमन टारगेरियन बैटलफील्ड में लगातार विक्ट्रीज हासिल कर रहा है, जहां हर विक्ट्री के साथ उसका नाम और रेपुटेशन और भी बड़ा होते जा रहा है। यहाँ कुछ लोग उसे पसंद करते हैं और कुछ उससे डरते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात सबको समझ आ रही है कि यहाँ डेमन रेनेरा के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक बन चुका है, क्योंकि जहाँ भी वो जाता है वहाँ ब्लैक फैक्शन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वहीं फिर डेमन के साथ साथ रेनेरा को नॉर्थ से भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, जहाँ स्टार्क्स फाइनली स्टोरी में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। यहाँ उनकी एंट्री किसी पॉलिटिकल स्पीच या डिप्लोमेसी के साथ नहीं होती, बल्कि वो सीधा एक मरे हुए लेनिस्टर कमांडर का कटा हुआ सर लेकर आते हैं। और यहाँ ये एक क्लियर मैसेज है कि नॉर्थ ने अपना साइड चूज कर लिया है और दोस्तों, वो साइड है रेनेरा की। वैसे ये सीन छोटा जरूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। वहीं फिर ब्लैक फैक्शन के अंदर सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा, क्योंकि दोस्तों, ड्रैगन सीड्स जिन्हें रिसेंटली ड्रैगन्स मिले हैं, यहाँ उनके अंदर एम्बिशंस बढ़ने लगी है। जहाँ ह्यू और अल्फ पहले रेनेरा के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी सोच बदलती हुई नजर आ रही है। और फिर जब एक नॉर्मल आदमी को ड्रैगन मिल जाए तो उसकी प्रायोरिटीज बदल सकती है, और यहाँ भी यही हो रहा है। यहाँ लॉयल्टी और पर्सनल पावर के बीच एक कन्फ्लिक्ट क्लियरली दिख रहा है और सिर्फ एडम ही ऐसा कैरेक्टर लगता है जो अब भी कम्प्लीटली लॉयल है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, एपिसोड का सबसे बड़ा डेंजर लैंड से नहीं बल्कि समुंदर से आता है, जहां कॉर्लिस वेलेरियन को खबर मिलती है कि ट्राइचरी फ्लीट उनकी तरफ बढ़ रही है। यहाँ
ये कोई ऑर्डिनरी नेवल फोर्स नहीं है और यहाँ इस आर्मी को लीड कर रही है शराको लोहार, जिसका कॉर्लिस के साथ पुराना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है और इसीलिए ये बैटल सिर्फ मिलिट्री कैंपेन नहीं बल्कि पर्सनल रिवेंज भी है, क्योंकि हर डिसीजन जो शराको लेती है उसमें उसकी नफरत साफ नजर आती है। वहीं फिर जब रेनिरा को सिचुएशन की सीरियसनेस का पता चलता है तो वो खुद बैटल ऑफ द गलेट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि बैटल वॉर का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। लेकिन जेसेरिस उसे रोक देता है। वो जानता है कि अगर रेनिरा को कुछ हो गया तो पूरा ब्लैक कॉस्ट कोलैप्स कर सकता है। अब पहली बार जेस सिर्फ एक प्रिंस की तरह नहीं बल्कि फ्यूचर किंग की तरह सोच रहा है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और खुद बैटल लीड करने का फैसला करता है। वहीं दोस्तों, जैसे ही बैटल ऑफ द गलेट शुरू होती है, एपिसोड का स्केल एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, जहां समुंदर में डजन्स ऑफ शिप्स एक दूसरे से टकरा रही है। ड्रैगन्स आसमान में उड़ रहे हैं, हर तरफ आग, धुआं और डिस्ट्रक्शन है और ये हाउस ऑफ द ड्रैगन की सबसे बड़ी बैटल्स में से एक लगती है। वहीं जेसेरिस वर्मैक्स पर सवार होकर बैटल में उतरता है, जबकि बेला मून डांसर के साथ स्काइस में सपोर्ट देती है। यहाँ शुरुआत में लगता है कि ड्रैगन्स इजिली बैटल जीत लेंगे, लेकिन ट्रायर्ची ने पहले से तैयारी कर रखी होती है, जहां शराको एक जायंट एंटी ड्रैगन स्कॉर्पियन वेपन रिवील करती है जो ह्यूज बोल्ट्स फायर करता है। यहाँ एक बोल्ट सीधा वर्मैक्स को लगता है और बैटल का पूरा मोमेंटम बदल जाता है, क्योंकि अब ड्रैगन्स हंटर्स नहीं बल्कि टारगेट्स बन गए हैं। और फिर इसी कैओस के बीच रेना भी सीप स्टिलर के साथ बैटलफील्ड में पहुंचती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वाइल्ड ड्रैगन को कंट्रोल करना उसके लिए अब भी मुश्किल है, क्योंकि सीप स्टिलर एनिमी और एलाई में कोई फर्क नहीं करता। यहाँ वो हर तरफ आग बरसाना शुरू कर देता है और बैटलफील्ड और भी ज्यादा केओटिक हो जाती है। अब बेला मून डांसर के साथ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइज और पावर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वहीं फिर सिचुएशन खराब होती देख जेसेरिस नीचे डाइव करता है ताकि उसकी हेल्प कर सके। दोस्तों, यहाँ ये उसकी ब्रेवरी दिखाता है, लेकिन यही डिसीजन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि नीचे आने की वजह से वर्मैक्स एनिमी वेपन्स के रेंज में आ जाता है। अब एक और मैसिव प्रोजेक्टाइल ड्रैगन को लगता है और इस बार डैमेज कैटास्ट्रोफिक होता है। अब यहाँ वर्मैक्स कंट्रोल खो देता है और समुंदर की तरफ गिरने लगता है। वैसे क्रैश के बाद कुछ पल के लिए लगता है कि शायद जेस बच जाएगा। यहाँ वो पानी से निकलता है, फ्लोटिंग रैकेज तक पहुंचता है और जिंदा रहने की पूरी कोशिश करता है। और दोस्तों, इसी वजह से उसकी डेथ और भी हार्ट ब्रेकिंग लगती है, क्योंकि जब ऑडियंस को उम्मीद मिलती है तभी एनिमी सोल्जर्स उस पर क्रॉसबो बोल्ट्स चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक के बाद एक बोल्ट लगता है और कुछ ही सेकंड्स में जेसेरिस वेलेरियन की मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ इस सीन को और पेनफुल बनाता है जेस का कैरेक्टर, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रिंस नहीं था। यहाँ वॉर के दौरान उसने रिपीटेडली प्रूफ किया था कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। उसने अलायंसेस बनाए, प्रॉब्लम सॉल्व की और हर सिचुएशन में मैच्योरिटी दिखाई। जहाँ बहुत से लोग पावर के पीछे भाग रहे थे, लेकिन वहाँ जेस रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था और इसीलिए उसकी डेथ इतनी इमोशनल लगती है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक पॉसिबल ग्रेट किंग को खोते हुए देखते हैं। वहीं फिर दोस्तों, बैटल चलते रहती है और कॉर्लिस वेलेरियन अपनी फ्लीट को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शराको लोहार विक्ट्री के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ वो अपने क्रू की जान तक रिस्क में डाल देती है और फिर आखिरकार उसका फ्लैगशिप कॉर्लिस के शिप से टकरा जाता है और एक मैसिव इम्पैक्ट होता है, जहां हर तरफ आग लग जाती है और कुछ समय के लिए लगता है कि शायद लेजेंडरी सी स्नैक भी मर गया। लेकिन दोस्तों, बैटल के फाइनल मोमेंट्स में कॉर्लिस का बास्टर्ड सन आगे आता है और डायरेक्टली शराको लोहार का सामना करता है। अब यहाँ दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन होती है और आखिरकार शराको की डेथ हो जाती है। वैसे टेक्निकली ये ब्लैक्स के लिए एक विक्ट्री है, लेकिन उस वक्त किसी को जीत का एहसास नहीं होता, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी होती है। अब एपिसोड के एंड में समझ आता है कि बैटल ऑफ गलेट ने सिर्फ एक बैटल का रिजल्ट डिसाइड नहीं किया, बल्कि यहाँ इसने पूरी वॉर को बदल दिया है। यहाँ रेनेरा ने अपना हीयर खो दिया है, अपना बेटा खो दिया है, वो बेटा जो उसके क्लेम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था और जो फ्यूचर में थ्रोन इनहेरिट करने वाला था। तो भाई लोग, अब ये वॉर सिर्फ आयरन थ्रोन के लिए नहीं रही, बल्कि अब इसमें ग्रीफ है, पेन है और रिवेंज है। और
वेस्टेरोस की हिस्ट्री हमें एक बात बार बार सिखाती है कि जब एक टारगेरियन ग्रीफ और गुस्से से चलने लगता है तब तबाही ऑलमोस्ट गारंटीड होती है। दोस्तों, यहाँ सीजन 3 का ये प्रीमियर एक बात क्लियर कर देता है कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां किसी साइड की जीत इम्पोर्टेंट नहीं लगती। तो सवाल अब ये है कि थ्रोन तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ के लोग कितनी और कुर्बानी देने को तैयार है। और दोस्तों, अगर पहला एपिसोड ही इतना डेवास्टेटिंग था तो लगता है कि वेस्टेरोस के सबसे बुरे दिन अभी आने बाकी है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।